नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बात सियासत से शुरू करते हैं और देश के पूर्वी हिस्से में हर गुजरते दिन के साथ सियासत गरमा रही है। बंगाल में उफान पर है तो बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में भी चुनावी जंग दिलचस्प होने लगी है। सियासी पंडित असम में बेशक कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर की भविष्यवाणी कर रहे हो, लेकिन असम में 5 बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी, कांग्रेस, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और AIUDF। सबके अपने अपने टारगेट वोटर हैं। इन सब के बीच असम की सियासत में एक चेहरा ऐसा भी है जो खुद को मुसलमानों का मसीहा मानता है, जो असम के करीब 35% मुसलमानों की रहनुमाई करने का दावा करता है। ये सियासतदान कौन है? इसका जवाब और असम की चुनावी राजनीति के हर पहलू को सामने रखती इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। से जो नामों को हटाया गया है वो नाम भारतीय नागरिक नहीं है, वो घुसपैठिए हैं। 4 दिन से टीवी पर बहस चल रही है, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। ये घुसपैठिए के टाइटल में जी रहे हैं। देश में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का। इंडियन सिटीजन्स नेम हैव बीन लेफ्ट आउट। बांग्लादेश के सरकार की तरफ से ये जवाब आ चुका है कि हम इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जी जो रहे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनका परिवार भी उससे छूट गया है। मोस्ट ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन बिलो 18 years. This is not just an Assam issue. This is an issue for Rajasthan. This is an issue for Punjab. This is an issue for UP. This is an issue for Bengal. This is a national issue, a human rights issue, a humanitarian issue. आर पार असम, देश के सुदूर पूर्व का कोना, जिसकी राजनीति की गूंज देश की राजधानी तक सुनाई देती रही है। NRC और CAA कानून के बाद जिस सूबे को लेकर सबसे ज्यादा सियासत होती रही, उसी असम में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बंगाल की तरह ही असम की चुनावी राजनीति के किरदार तय हैं, मुद्दे तय हैं और बंगाल की तरह ही असम में भी मुसलमान वोटरों के हाथ में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े सूबे की सत्ता की चाबी है। इसीलिए असम की चुनावी सियासत का हर दस्तावेज पलटते हैं चंद सवालों के साथ कि असम में चुनावी जीत की कितनी अहमियत है। क्या बीजेपी असम में फिर सत्ता पर काबिज होगी या फिर कांग्रेस का गठबंधन चुनावी बाजी मार लेगा? इन सवालों का जवाब मिलने में भले ही 2 महीने का वक्त है, लेकिन दिसपुर का दिल जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इनमें सबसे आगे हैं बदरुद्दीन अजमल। बाबरी मस्जिद के बांध से बोले ना, सुर से बोले मैंने देखा ही से डायरेक्ट बाबरी मस्जिद के बांध से এখন নতুন ওই মসজিদের জায়গায় মন্দির কে বানাইবে? জোরে বলেন। যখন বাবরি মসজিদে ভেঙে দিল, আপনারা এখানে বিভিন্ন মসজিদের টার্গেট আছে। আরো ভারতবর্ষের 3,500 মসজিদ, 3,500 মসজিদ তার লিস্টের মধ্যে আছে। सफेद कुर्ता पायजामा, मौलाना सरी की लंबी दाढ़ी और जुबान पर भड़काने उकसाने वाले अल्फाज। मुझे ताली लिया बनते पारबेन ना। पुराना मामला नहीं है, 2 हफ्ते पहले की ही तो बात है जब बदरुद्दीन ने असम में धुबरी इलाके में रैली की थी और क्या कहा था, सुनिए। सब आसामे लागू হবে, আপনারা বোরকা পিন্দিয়া বাইরে যেতে পারবেন না, মুখে দাড়ি লিয়ে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় টুপি দিতে পারবেন না, মসজিদে আযান দিতে পারবেন না, এই সব জায়গায় আপনারা থাকতে পারবেন। बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुसलमानों पर पाबंदी लगाएगी, दाढ़ी टोपी पर रोक लगाएगी, बुर्का बैन कर देगी, वगैरह वगैरह। सवाल है कौन है ये मौलाना? तो जवाब है बहुत कुछ है। नेता हैं, कारोबारी हैं, मौलाना हैं, कुछ लोग पीर भी कहते हैं, लेकिन खौफ दिखाकर सियासत चमकाते हैं। मस्जिद आजान दीते पारबेन ना। ऐसे सवाल उठाते हैं
ऐसा क्यों करते हैं? जवाब ऐसे समझिए। असम कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। असम की आबादी 3 करोड़ है। इसमें से 1.25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, यानी 35% के आसपास मान लीजिए। यानी असम की सत्ता का रास्ता मुस्लिम वोटर की उंगली से दबे बटन से ही तय होता है। बदरुद्दीन अजमल को ये बात मालूम थी, इसलिए 2005 में बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी बना ली। नाम रखा AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसके बाद मुसलमानों को रिझाने के लिए बदरुद्दीन अजमल ने अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल किया। बदरुद्दीन अजमल को पता था कि मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब दिखाकर सियासत परवान चढ़ाई जा सकती है, लिहाजा अजमल ने यही किया, जिसका असर भी हुआ। 2006 में असम में विधानसभा चुनाव हुए। बदरुद्दीन की पार्टी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में AIUDF को 9% वोट के साथ 10 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ इसी चुनाव में 125 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली BJP को भी 10 सीटें हासिल हुई थी। पहले ही चुनाव में बड़ी बाजी मारने वाले बदरुद्दीन की नजर दिल्ली पर थी। 3 साल बाद 2009 में धुबरी सीट जीतने के बाद अजमल का ये ख्वाब भी पूरा हो गया। बदरुद्दीन अब लोकसभा सांसद बन चुके थे। एक शेर है कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, फरिश्ते भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, फरिश्ते भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। बदरुद्दीन बड़े सियासतदान बन चुके थे। 2 साल बाद 2011 में ये बात साबित भी हो गई। 2011 में AIUDF ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 18 सीटों पर उसे जीत मिली। वोट परसेंटेज बढ़कर करीब 13% हो गया। BJP आधे पर सिमट गई और महज 5 सीट ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस का ग्राफ चढ़कर 78 तक पहुंच गया। यानी 126 सीटों वाली असम विधानसभा में 18 सीटों के साथ बदरुद्दीन की पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। इसके बाद देश के कई राज्यों में भगवा परचम लहराने लगा। असम में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 2011 में 5 सीट जीतने वाली बीजेपी 2016 में 60 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई। 2016 के चुनाव में बदरुद्दीन की पार्टी सिर्फ 13 सीटें ही जीत पाई, लेकिन इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में AIUDF ने दिल्ली में ताकत दिखा दी थी। 2014 में AIUDF के 3 सांसद चुने गए। बदरुद्दीन लगातार दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। दिल्ली में सियासी ताकत बढ़ी तो बदरुद्दीन के तेवर भी बदल गए। बदरुद्दीन प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने लगे। हमारे धर्म परिवर्तन विचारी से, हाँ सब हिंदू राष्ट्र बना बोले विचारी से, हमारे की नाम संविधान बदली बोले विचारी से। खाली मैं नहय गोटे भारतवर्षर हिंदू मुसलमान मिली 90% मुसलमान हिंदू आमार लगत आछे। এই প্রধানমন্ত্রীক আমি বদলিব লাগে, বাংলাদেশ পড়াব লাগে, তাত গই তেখেতে प्राइम मिनिस्टर হোক, আমার ভারতবর্ষ। बदरुद्दीन की पार्टी जिस रफ्तार से कामयाबी पाती रही, उस पर सवाल भी उठते रहे हैं। 2 साल पहले तत्कालीन आर्मी चीफ बिपिन रावत ने क्या कहा था, सुनिए। I don't think you can now change the population dynamics of this area. If it was 5 districts to 8 to 9 that the inversion has taken place, whichever be the government, there is a party called AIUDF. If you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of the Jansangh with 2 members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. Finally, what will be the state of Assam? We'll have to take a call, I think, but we have to understand. तत्कालीन आर्मी चीफ ने एक सेमिनार में कहा था कि जितनी तेजी से देश में बीजेपी का विस्तार नहीं हुआ, उतनी तेजी से असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी बढ़ती गई। बयान को लेकर सियासत भी खूब हुई थी।
लेकिन असम की सच्चाई भी काफी हद तक यही है। असम के कुल 33 जिलों में से 9 जिले तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। धुबरी जिले में सबसे ज्यादा करीब 80% मुसलमान रहते हैं। बदरुद्दीन यहीं से लगातार 3 बार सांसद बने हैं। धुबरी के अलावा बारपेटा, दर्रांग, हैलाकंदी, गोवालपारा, करीमगंज गांव, मोरीगांव और बोंगाई गांव जिले मुस्लिम बाहुल हैं। इन 9 जिलों में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इनमें से ज्यादातर जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले आते रहे हैं। खास बात यह भी है कि इन सभी जिलों में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दशकों तक असम में राज करने वाली कांग्रेस को वक्त और सियासत ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां कल तक बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बीजेपी की बी टीम करार देती थी, उसी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। खैर, सियासत गुंजाइश तलाशती है। आगे बढ़ते हैं। जिक्र सियासी गुंजाइश का चला है तो बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं, जहां इमरान खान की सल्तनत पर सबसे बड़ा संकट आ चुका है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान इस्तीफा देने वाले हैं? पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने वाले हैं क्या? अगले चंद घंटे इमरान खान के लिए क्यों अहम है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में 29 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान भी उसी राह पर हैं। अब बात हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की जुबान की करते हैं। जब भी खुलती है वो किसी नए विवाद को जन्म दे देते हैं। सरकार के विरोध में वहां तक चले जाते हैं जहां से पीछे लौटने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। ओवैसी को हमेशा लोगों ने इसी रूप में देखा और सुना है, लेकिन आज एक अलग ही रूप देखिए। असदुद्दीन ओवैसी इमोशनल हो गए, भाईजान बहुत भावुक हो गए। होना लाजमी भी है। देश की एक बेटी की दर्द भरी दास्तां थी। कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। एक बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जिस जुबान से हैदराबादी अंदाज में कौम के जज्बातों को उकसाने और भड़काने वाले अल्फाज निकलते थे, उन्हीं भाईजान का एक एक लफ्ज देश की बेटी आयशा के दर्द और पीड़ा को बयां कर रहा था। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। ये कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, बल्कि ये दर्द है, ये पीड़ा है, इंसानियत के लिए उठती टीस है। कौन सी टीस है जिससे ओवैसी इतने बिलबिला उठे हैं, बताएंगे। उससे पहले सुनिए उनकी एक और बात। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है। बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा। ओवैसी को ये टीस उठी है अहमदाबाद की घटना से, उस घटना से जिसमें आयशा नाम की शादीशुदा महिला ने शौहर की प्रताड़ना से आजिज होकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते अगर कोई बाप खबर में जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे?
कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो। जी हां, वही आयशा जिसने शौहर आसिफ के अत्याचार से तंग आकर साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जान देने से पहले अपने माता पिता के आगे फूट फूट कर रोई। अपने साथ जुल्मों सितम की एक एक बात सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को बताई। कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकुशी कर ली। दहेज की भेंट चढ़ गई आयशा महज 1.5 लाख रुपए के लिए। आसिफ इस रकम के लिए आयशा को प्रताड़ित करता था, यातनाएं देता था। जिस शौहर के साथ जिंदगी बसर करने का ख्वाब देखा था, जिसके सुख दुख में साझीदार थी, उसी ने जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दी थी। इसीलिए ओवैसी ने समाज में मौजूद ऐसे जालिमों को जमकर कोसा। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे तुम लोगों को। आयशा अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस आयशा के पति को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आयशा की रूह को तभी सुकून और चैन मिलेगा जब तक उसके साथ बेहद बुरा सलूक करने वाले उसके शौहर को सजा नहीं मिल जाती। असदुद्दीन ओवैसी मजे हुए सियासतदान हैं। कब, कहां, कैसे बोलना है बखूबी जानते हैं। नफा नुकसान नाप तोल कर बोलते हैं। अक्सर उन पर मजहबी तकरीरें करने का इल्जाम लगता रहा है, लेकिन ओवैसी का ऐसा इमोशनल रूप पहली बार सामने आया है जिसकी जमकर तारीफ हो रही है, जो होनी भी चाहिए। क्योंकि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी वजहों से मौत का शिकार बनती है, वो भी तब जब दहेज के खिलाफ 1961 में ही कानून बन गया था। सवाल है, बेटियों पर जुल्म ज्यादती का ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं होता। परवादेश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।